नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं पार ब्रेकफास्ट। और कल की शानदार तेजी के बाद क्या आज भारतीय बाजारों में तेजी का मूड बरकरार रहेगा या फिर नहीं, इसका मिलेगा आपको जवाब। साथ ही बताएंगे वो स्टॉक्स जो रह सकते हैं पूरे एक्शन में। लेकिन आज पूरा फोकस रहेगा विदेशी बाजारों पर, विदेशी डेवलपमेंट्स पर, स्पेशली ब्रेक्जिट को लेकर जो अपडेट आ रही है। तो फटाफट से जो आज के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। जो ब्रेक्जिट वोट हुआ है उसमें पीएम थेरेसा मे की हार हुई है और इसके बाद जो ग्लोबल मार्केट्स रहे हैं वो काफी मिले जुले रहे हैं। करेंसी मार्केट का काफी एक्शन देखना होगा क्योंकि ब्रेक्जिट वोट के बाद हमने पाउंड में जबरदस्त तेजी देखी थी बनती हुई। तो आज ग्लोबल करेंसी मार्केट जो है वो कैसे रिएक्ट करता है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। कच्चा तेल थोड़ा ठंडा रहने के बाद 2-3 दिन वापस बढ़ा है और 3% चढ़कर ये $60 के ऊपर आ चुका है। रिजल्ट्स का पूरा एक्शन रहेगा। जी एंटरटेनमेंट, एमसीएक्स के नतीजे दमदार आए हैं और आज जिन कंपनियों के नतीजे आएंगे उसमें माइंट्री, डीसीबी बैंक ये रहेंगे फोकस में। लेकिन टीम हमारे साथ पूरी तैयार है आज के खबरों के एनालिसिस करने के लिए। रजत, ग्लोबल मार्केट्स का पूरा अपडेट आपको बताएंगे, ब्रेक्जिट समझाएंगे और ब्रेक्जिट के इंप्लीकेशंस क्या होंगे, आगे क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा से। और जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले रजत आप बताइए एग्जैक्टली हुआ क्या है। बिल्कुल, सबसे बड़ी खबर अभी यह है कि ब्रेक्जिट डील पर थेरेसा मे की हार हुई है। जो वो मांग रही थी वो उनको नहीं मिला और जो यूके संसद है उन्होंने इस डील के खिलाफ वोटिंग की। ब्रेक्जिट पर यूके की संसद में जो खारिज हुई है ये डील, उसमें इस डील के विरोध में 432 वोट और पक्ष में 202 वोट, मात्र 202 वोट पड़े हैं। यानी अब इसका इम्प्लीकेशन ये समझिए कि आज थेरेसा मे सरकार को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ सकता है और अगर ये हो गया तो उनके पास कोई चॉइस है ही नहीं। पहले जानकारी मान रहे थे, अब उनका खुद कहना है कि ये अविश्वास प्रस्ताव जो है अगर वो खारिज होता है संसद में तो उनको 3 दिन की मोहलत अभी और है, जब वो दोबारा से रीनेगोशिएशन या फिर कोई नया प्लान ब्रेक्जिट डील के ऊपर सौंप सकती है। लेकिन फिलहाल इसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि आज ऑपोजिशन पार्टी अविश्वास प्रस्ताव ले आएगी संसद में। ग्लोबल मार्केट्स में इससे अस्थिरता, अनिश्चितता का माहौल और बढ़ गया है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात तो ये कि ये जो यूके में व्यापार और साथ ही साथ ग्रोथ की चिंताएं जो वो इस समय बहुत ज़्यादा हावी हो गई हैं। इंडस्ट्री अब कहीं ना कहीं, सर्विस इंडस्ट्री और साथ साथ जीडीपी के जो नंबर्स है वो हो सकता है कि यूके में कमज़ोर पड़ते हुए नजर आए। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स, अगर आप ज़्यादातर मार्केट्स देखें आज के सत्र में दीपाली, तो कमजोरी के साथ, ज़्यादा कमजोरी नहीं, अभी कमजोरी के साथ कामकाज कर रहे हैं क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ कि अनिश्चितता का माहौल इस समय मार्केट्स में बहुत ज़्यादा है। इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे इसको लेकर कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है। फिलहाल एशिया बाजार की कमजोर शुरुआत है। अमेरिकी बाजार कल निचले स्तरों से कुछ रिकवर जरूर कर गए थे और वो सिर्फ आईटी स्टॉक्स के बलबूते था। आईटी स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही थी, स्पेशली नेटफ्लिक्स का जो स्टॉक था वहां पर अच्छी तेजी थी जिसके कारण अमेरिकन मार्केट्स में सपोर्ट मिला। क्रूड 3% से ज्यादा चढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन अब सबसे बड़ी जो चिंता हावी है वो क्या आज अविश्वास प्रस्ताव जो है थेरेसा मे सरकार जिस पे आज बहस करने जा रही है संसद में, अगर वो पास हो जाता है तो वो इकोनॉमी को लेकर, यूके इकोनॉमी को लेकर और साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट्स को लेकर एक बहुत ज्यादा प्रेशर का माहौल क्रिएट कर सकता है। फिलहाल मैं कुछ आपको कंपनियां बता दूं जो एक्सपोजर रखती हैं यूके में, ईयू में। उसमें ऑटो एंसिलरी, मेटल, आईटी स्टॉक्स को आज हम बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, जिसमें टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, भारत फोर्ज, टीसीएस और इन्फोसिस जैसे जो स्टॉक्स हैं वो, टेक महिंद्रा, महिंद्रा सीआई जैसे जो स्टॉक्स हैं वहां पर आज इस वोटिंग का जो कि नो डील हुई है इसमें कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। जितने पूरी बताई और इंडियन कंपनीज के हिसाब से इंपैक्ट कहां आ सकता है, कहां आपको कॉशियस रहना है वो समझाया। लेकिन अब इस पूरे अब इंप्लीकेशंस इस ब्रेक्जिट, नो ब्रेक्जिट की क्या हो सकती हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हैं और साथ ही साथ मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा भी हैं। मिस्टर बग्गा, जैसे कि रजत अभी बता भी रहे थे, अगर मॉडर्न ब्रिटिश पॉलिटिकल हिस्ट्री में देखें तो किसी भी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी डिफीट है आज तक की। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि जो यूके लॉ मेकर्स ने ब्रेक्जिट डील रिजेक्ट की है, अब इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे। क्या आज थेरेसा मे को नो कॉन्फिडेंस वोट का सामना करना पड़ सकता है? जी दीपाली, कल भी हमने अनिल जी के शो में इसको डिस्कस किया था। अगर आप देखें तो ये अब 2.5 साल पुराना मुद्दा हो चुका है। मार्केट में ज्यादातर डिस्काउंटेड है। सबको पता है कि क्या ये जंग है। ये जंग है कि नो ब्रेक्सिट या नो डील ब्रेक्सिट। नो ब्रेक्सिट मतलब कि आप जैसे पहले चलता था कामकाज, आप वो रेफरेंडम को नजरअंदाज करिए या दूसरा रेफरेंडम लाइए। और जो नो डील ब्रेक्सिट वाले हैं, जो हार्ड हॉक्स हैं, वो कहते हैं कि आप सीधा यूरो से निकल जाइए और कोई डील मत करिए। अब ये दोनों ही इकट्ठे हो गए। थेरेसा मे की एक जो मिडिल पाथ वो कोशिश कर रही थी और 230 वोटों से उनको करारी हार आई। अब रात को मैं मॉनिटर भी कर रहा था, स्टर्लिंग 3% नीचे गया
बट एंड होते हुए फ्लैट हो गया। यूएस मार्केट भी जैसे रजत कह रहे थे पहले गिरा, बट फिर नियरली 1% से ज्यादा बढ़ गया। मार्केट क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि ये लग रहा है कि फेड अब इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं करेंगे। दूसरी बात है, चाइना ने कल स्टिमुलस की बात की कि हम टैक्स कट करेंगे और उनका जो जीएसटी होता है, वैट जिसको कहते हैं, वो काटेंगे कंपनियों के लिए। तो टैक्स भी कट करेंगे और स्टिमुलस डालेंगे। उसके चलते हमने देखा मार्केट्स बढ़े। भारत में लोअर इन्फ्लेशन के चलते हमने देखा रेट कट की उम्मीद जागी 7 फरवरी के लिए, तो हमारे मार्केट भी बेटर हुए। तो ओवरऑल ब्रेक्सिट नॉर्मली मुझे कोई ज्यादा बड़ा इसमें इम्पैक्ट आते नहीं दिखता। कॉन्फिडेंस वोट लगता है वो जीत जाएंगी क्योंकि उनके पास नंबर है, बहुत एक स्लिम मेजॉरिटी है ब्रेक्सिट पे। दोनों तरफ से मॉडरेट और हॉक्स दोनों ने उनके अगेंस्ट वोट किया क्योंकि वो मिडिल पाथ में जा रही थी। दीपाली, यानी आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ब्रेक्सिट डील हो या फिर ना हो, एक तो बहुत इंपैक्ट मार्केट्स पर आपने देख रहे हैं, दूसरा ये कि वो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो जीत सकती है। यानी आप ये मान के चल रहे हैं कि जो 3 दिन का टाइम उनको मिला है उसमें वो नया प्लान सामने रख पाएंगे? नया प्लान कुछ नहीं होगा दीपाली, यही इनको करना पड़ेगा कि या तो फिर से पब्लिक के पास जाएं कि एक और रेफरेंडम लें कि भाई क्या करना है आपको, क्या बात करनी है, या फिर उनको फिर से यूरोपियन एजेंसी के पास जाना पड़ेगा कि आप कुछ और हमें सहायता करिए। देखिए, जो मॉडल सबसे बेहतरीन मॉडल ब्रिटेन के लिए हो सकता है वो नॉर्वे का मॉडल है, जहां वो कस्टम यूनियन में है और बट सो मार्केट एक्सेस उनको मिलता है बट बाकी उनको खर्चे नहीं मिलते। तो अब ये देखना पड़ेगा, 3-4 मॉडल उनके सामने है, वो क्या कर पाती हैं। बट ये भी क्लियर है कि पार्लियामेंट को पता है कि टेरेसा मे के अलावा कोई और है नहीं। अगर ये सरकार गिरती है तब भी आपको ऐसे स्प्लिट वर्डिक्ट मिलेगा। नई इलेक्शन भी अगर हुई तो बहुत डिवाइडेड है नेशन। तो मुझे नहीं लगता सरकार गिरेगी, बट मुझे ये भी नहीं लगता कि इनके पास कोई निष्कर्ष है। तो जो होगा वो मुझे ये लगता है दीपाली के जो इनकी डेडलाइन है मार्च की 10 हफ्ते में, वो उसको एक्सटेंड कर देंगे। आर्टिकल 50 के अंडर इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। मुझे लगता है 6 महीने और का एक्सटेंशन ये मांगेंगी पार्लियामेंट से ताकि वो जाके फिर रीनेगोशिएट करें। इतनी जल्दी ये गुत्थी नहीं सुलझेगी और मार्केट इसको नजरअंदाज कर देगा बड़ी जल्दी। जी, शुक्रिया मिस्टर बग्गा ये पूरी खबर समझाने के लिए, इसके इम्पैक्ट की भी के बारे में बताने के लिए। लेकिन अब यहाँ से सीधे रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहाँ रोज हम बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। गुड मॉर्निंग मिस्टर सिंघवी। और अभी भी इनफैक्ट अजय बग्गा जी से हमारी बातचीत हो रही थी, ये जो नो ब्रेक्सिट डील से जुड़ी डेवलपमेंट्स हुई है, उन्होंने 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई। मैं फटाफट से आपको बता दूं, उन्होंने ये कहा कि एक तो मार्केट में डिस्काउंटेड है, नजरअंदाज बाजार इसको आगे जाते हुए कर देगा, तो बहुत ज्यादा चिंता की बात थी। और खुश इसलिए होना चाहिए ग्लोबल पर्सपेक्टिव से क्योंकि अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने की संभावना कम है और चाइना में स्टिमुलस पैकेज की बातचीत हो रही है, तो इससे मार्केट का मूड बन सकता है। अब आप बताइए कि इस मौजूदा डेवलपमेंट्स के बीच में, ग्लोबल सिनेरियो के बीच में आप क्या इम्पैक्ट देखते हैं? दीपाली, जैसा हम कल भी बात कर रहे थे कि ब्रेक्सिट डील का कोई खास असर पड़ना नहीं है बाजारों पर, कोई भी ग्लोबल मार्केट, मुझे नहीं लगता कि ब्रेक्सिट डील की वजह से आधा से 1% ऊपर या नीचे हो सकता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। कल हम यही अंदाजा लगा रहे थे और एग्जैक्टली वैसे ही होता हुआ दिख रहा है, किसी भी बाजार पर कोई खास असर है नहीं। तो मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान के बाजारों पर भी असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ 1-2 दिन थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए। भले ये बात सही है कि टेरेसा मे को सरकार गिरने का खतरा नहीं है, लेकिन 1-2 दिन ब्रिटेन में क्या डेवलपमेंट होते हैं, क्या 3 दिनों के भीतर कोई प्लान आता है या फिर आज वो क्या कुछ कहती है, वो थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट के लिए एक इवेंट है जिस पर नजर रखेंगे। लेकिन मैं बहुत स्ट्रांगली ये मानता हूँ कि ब्रेक्सिट की वजह से 1-1.5% से ज्यादा का मूव बाजार में पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पर कहीं आने की संभावना नहीं है और ऐसी छोटी सी इवेंट है जो निकल जाएगी। जहां तक हमारे बाजारों का सवाल है, कल क्लोजिंग काफी बेहतरीन हुई है और अगर आज हल्का सा भी मोमेंटम बरकरार रहता है तो बाजार ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने की कोशिश कर सकते हैं। 2 चीजों पर नजर रखनी चाहिए हमारे बाजार खुलने वक्त। अगर एशिया बहुत कमजोर ना हो और रुपया ठीक ठाक सी ओपनिंग कर ले तो फिर हम 10-900 के पार निकलने की कोशिश करेंगे, और अगर ये दोनों फैक्टर हमारे उल्टे रहते हैं तो ऐसे में 10,800 के आसपास बाजार को निचले स्तर पर बड़ा मजबूत सपोर्ट आज के लिए रहेगा। 10,800, 10,825
वो रेंज है जहां पर आपको फोकस करना चाहिए सपोर्ट के तौर पर। ऊपरी स्तर पर 10,900, 10,925 वो रेंज है जहां हम रुकेंगे। असली तेजी और एक्शन जो तेजी का बनना है वो 10,925 के पार निकलकर टिकने के बाद बनेगा, तब आप 11,000 की तरफ बढ़ते हुए बाजार को देख सकते हैं। तो ब्रॉडली रेंज ये रहेगी। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, कल निफ्टी के मुकाबले में थोड़ा कम मजबूत था। 27,150, 27,500 ये बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज है और इस रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड करना चाहिए। अगर 27,500 के पार निकलकर टिका तो फिर 200 से 250 पॉइंट की जगह फिर से खुल जाती है 27,700, 27,750 तक बैंक निफ्टी अगले 1-2 दिनों में जाने की कोशिश कर सकता है। आज के लिए सेक्टर्स या फिर स्टॉक्स जो फोकस में होंगे? सेक्टर्स के या तो मुझे लगता है एफएमसीजी सेक्टर्स में गिरावट में खरीदारी रहेगी, वहां पर रुझान पॉजिटिव है। और प्राइवेट सेक्टर बैंक ये थोड़े पॉजिटिव रहेंगे, नतीजे अच्छे आ रहे हैं और उन नतीजों के दम पर प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो मिड कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक है, स्पेशली बड़े वाले नहीं छोटे, इनमें तेजी रहेगी। तो ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जो मुझे लगता है आज भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका ये स्ट्रैटेजी बताने के लिए। एफएमसीजी और छोटे प्राइवेट बैंक जो है वहां पर आप फोकस कर सकते हैं। लेकिन आज स्टॉक्स ढेर सारे खबरें हैं का इम्पैक्ट जहां पर दिखेगा, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे भी आने हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए सुमित हमारे साथ मौजूद है। सुमित, पहले बताइए खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं आज के लिए? शुक्रिया दीपाली। देखिए, खबरों वाले शेयर भी हैं और कई नतीजे भी हैं जो कल मार्केट आवर्स के बाद आए। शुरुआत नतीजों से रादर कर लेते हैं, क्योंकि नतीजे बहुत अच्छे देखने को मिले हैं। शुरुआत में पहला नाम है जी एंटरटेनमेंट का। रोबस्ट सेट ऑफ नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। मुनाफा 374 करोड़ से बढ़ के 562 करोड़ रुपए आया है और आय भी 2253 करोड़ रुपए है। किसी भी एस्टिमेट से ज्यादा ये नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े हैं। इसके अलावा एमसीएक्स के भी नंबर्स आए हैं, यहाँ पर भी नंबर्स अनुमान से बेहतर है। मुनाफा 19 करोड़ से बढ़कर 42 करोड़ रुपए आया है। 36 करोड़ का अनुमान हर एस्टिमेट में था, लेकिन ये 42 करोड़ के नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। अच्छे नंबर यहाँ पर भी आए हैं और आय भी 63 करोड़ से बढ़ के 77 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आई है। तो यहाँ पर भी अच्छे नंबर्स आय फ्रंट पे आते हुए दिखाई पड़े हैं। इसके अलावा तीसरा नंबर जो आया है वो है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट का। ये पूरे सेक्टर के लिए काफी रोबस्ट नंबर्स के तौर पर देखे जा सकते हैं। मुनाफा 67 लाख से बढ़ के करीब 8.5 करोड़ रुपए आया है और आय भी 79 करोड़ से बढ़ के करीब 98 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आई है। EBITDA 5 करोड़ से 12 करोड़ है। तिमाही आधार पर तो एक घाटे से मुनाफे में आई है। तो एक अच्छे सेट ऑफ नंबर स्पेशलिटी रेस्टोरेंट पर आए हैं। वेस्ट लाइफ, जुबिलेंट फूड जैसी कंपनियों पर भी आप नजर रख सकते हैं। कुछ खराब नंबर जो आए हैं उसमें एक नाम है जय भारत मारुति का। मुनाफा 14 करोड़ से घट के 11 करोड़ रुपए आया और आय भी फ्लैटिश नोट पे आई है। और दूसरी साइड पे KPIT टेक के नंबर्स भी वीक साइड पर आए हैं। करीब 82 करोड़ से घट के 65 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आंकड़ा आया है Q-on-Q बेसिस पे और आय भी 567 करोड़ रुपए जो कि अनुमान से कम आते हुए दिखाई पड़ी है। तो ये दोनों नंबर्स अनुमान से नीचे की तरफ आते हुए दिखाई पड़े हैं। 2 अहम खबरें, एक डॉक्टर रेड्डीज पे जहां पे USFDA ने 4 आपत्तियां जारी की है। श्रीकाकुलम प्लांट 1 और 4 को लेकर ये 4 आपत्तियां जारी की गई हैं। और इसके अलावा जो दूसरी खबर है वह है फोर्टिस को लेकर, जहां पे उन्होंने कुछ फंडिंग सोर्स की है सिटी बैंक से। करीब 1100 करोड़ रुपए के आसपास की फंडिंग सोर्स की है। तो यहाँ दोनों पे आप नजर रखें। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट और क्विक अपडेट आपको एशियन मार्केट से बता देते हैं। हांगकांग का बाजार 100-125 नीचे खुला था, 200 नीचे कारोबार कर रहा है। बाकी एशियाई बाजार भी 1/4% से लेकर 1% तक की कमजोरी शुरुआती कारोबार में दिखा रहे हैं। लेकिन आज रिजल्ट्स पर भी पूरा फोकस रहेगा और आज मिड कैप IT कंपनी माइंट्री और डीसी बैंक के आएंगे नंबर्स कैसे आ सकते हैं फटाफट से जान लेते हैं सुमित से। बताइए दीपाली, माइंट्री केस की अगर बात करें तो नंबर्स वीकर साइड पे आते हुए दिखाई पड़ेंगे। रेवेन्यू फ्रंट पे करीब 3% के आसपास की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। EBITDA से ये नंबर वीक होने शुरू हुए हैं। करीब 3-3.5% के आसपास की EBIT में गिरावट है और जो मुनाफा है वो भी 9.5% के आसपास गिर सकता है इस तिमाही में। डॉलर रेवेन्यू फ्लैट रहेंगे, 0.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल सकती है। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ करीब 2.3% है, जिसमें 70 से 75 बेसिस पॉइंट के आसपास का एक हेडविंड भी फेस करने को मिल सकता है, जिसके आधार पर जो डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ है वो करीब 0.5% के आसपास आ सकती है। तो एक मेजर सेटबैक वहाँ पे आ सकता है। अदरवाइज कंपनी की जो एम्प्लॉय कॉस्ट है उसका इम्पैक्ट रहेगा, थोड़ा प्रेशर वहाँ से आ सकता है और बाकी लागत भी इनकी इस बार तिमाही में बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी DCB बैंक के नंबर्स की बात करें तो वहाँ पे अच्छे नंबर्स आ सकते हैं। लो बेस का एक बड़ा बेनिफिट रहेगा। साथ साथ जो बैंक के NI है, मुनाफा है, उन दोनों में एक अच्छी बढ़त है। मुनाफा करीब 36% बढ़ सकता है और NI भी 17-17.5% के आसपास बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। तिमाही आधार पे जो प्रोविजनिंग है वो करीब 28% बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मोर लेस फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पे प्रोविजनिंग बढ़ सकती है। हालांकि ग्रॉस और नेट NPA दोनों में ही कुछ एक कमी, एक फ्लैट रहेगा और एक में कुछ कमी आते हुए दिखाई पड़ सकती है। तो एक लो बेस का बड़ा बेनिफिट DCB बैंक को आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ठीक है, शुक्रिया आपका ये नंबर्स बताने के लिए। तो DC बैंक के नतीजे बेहतर आ सकते हैं, माइंट्री मिले जुले नतीजे पेश कर सकती है। लेकिन आज की ट्रेडिंग कॉल्स अब आप नोट कर लीजिए। सिमी भौमिक की पिक्स सबसे पहले आपको बता देते हैं। बजाज फाइनेंस उनको पसंद है, खरीदारी की सलाह दे रही है। 2640 से 2655 के टारगेट्स के लिए 2575 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। दूसरी रिकमेंडेशन ब्रिटानिया पर है सिमी की ओर से। वो मानती है कि 3220 से लेकर 3245 तक ये स्टॉक पहुंच सकता है। कल दिन
के हाई पॉइंट पर बंद भी हुआ था। आज के लिए 3155 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा, तो खरीदारी की कॉल ब्रिटानिया पर। साथ ही कुछ और डोमेस्टिक हाउसेस की ओर से जो कॉल्स आई वो भी आप नोट कर सकते हैं। आईडीबीआई कैपिटल की रिकमेंडेशन है भारत फोर्ज पर। यह स्टॉक भी कल आखिरी मिनटों में दौड़ा था। 487 के लेवल पर आपको लेना है, 480 का रखना है स्टॉप लॉस, 502 का आप रखिए टारगेट। बायोकॉन पर भी खरीदारी का व्यू है, यहां पर आपको 648 के स्तर पर पोजीशन बनानी है, स्टॉप लॉस 639 का रहेगा, 665 का रखिए टारगेट। तो ये रिकमेंडेशंस हैं और ज्यादातर स्टॉक्स पर आज बाय कॉल्स आई हैं। कमोडिटी बाजार पर आपका आउटलुक आज क्या होना चाहिए, इस पर भी हमने बातचीत की थी कावी कॉम्ट्रेड के वीरेश हिरामत से। उनकी स्ट्रैटेजी आपको बता देते हैं कि कहां पर वो ट्रेड लेने की सलाह दे रहे हैं। उनकी राय है कि गोल्ड में आप खरीदारी कीजिए, 32,140 इस स्तर पर आपको बाय करना है, नोट कर लीजिए लेवल। और स्टॉप लॉस रहेगा 32,040 का, टारगेट आपको रखना है 32,300 का। कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उछला है, तो उनका मानना है कि अगर आज उसी तर्ज पर ऊपर खुलता है कच्चा तेल तो 3680 के लेवल पर आपको बेचना है, 3600 के टारगेट रखिए, स्टॉप लॉस आपको 3730 के लेवल पर मेंटेन करना है। रुपए पर भी उनसे एक आउटलुक लिया गया और वो मान रहे हैं कि रुपए थोड़ा और कमजोर आज हो सकता है, 7150 तक जा सकता है, तो वही टारगेट उन्होंने दिए हैं। स्टॉप लॉस आपको 70 रुपए 80 पैसे के लेवल पर मेंटेन करना होगा। तो ये कमोडिटीज पर कॉल है, लेकिन फटाफट से जानते हैं ब्रोकर हाउसेस के रिपोर्ट्स देवांशी से। बताइए देवांशी। बिल्कुल, आज सबसे पहले जी एंटरटेनमेंट पर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट है। जिस तरह से शानदार नतीजे आए थे उसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस भी काफ़ी खुश लग रहे हैं। सबसे पहले सीएलएसए की रिपोर्ट आई है, उन्होंने खरीदारी की राय दी और लक्ष्य जो दे रहे हैं वो 670 तक का सुझा रहे हैं। वो ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरह से विज्ञापन की आय आई है 22% ऊपर, उससे काफ़ी सहारा मिला और जो नतीजे आए वो अनुमान से काफ़ी बेहतर हैं। वहीं पर आज जो मैक्वारी की भी रिपोर्ट आई है और वो ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे भी खरीदारी करके चलना चाहिए। इनफैक्ट उन्होंने जो अपने लक्ष्य हैं वो बढ़ा दिए हैं, 556 से बढ़ाकर 564 तक का लक्ष्य अब वो सुझा रही है। मान के चल रहे हैं कि तीसरी तिमाही है जहां पे लगातार मार्जिन्स इतने ही स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। और अगर आप स्पोर्ट्स वाला जो सेगमेंट है उसको एडजस्टेड प्रॉफिट या मार्जिन्स को आप एडजस्ट कर लीजिए तो यहाँ पे लगभग 20 तिमाही के ऊपरी स्तर पर यहाँ पे एबिटा मार्जिन्स जी एंटरटेनमेंट के आते हुए दिखे। Z5 का जो कारोबार है वो काफ़ी सुधार दिखा रहा है, जो काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है उनको। इसी के चलते उन्होंने अपने जो लक्ष्य हैं वो यहाँ पे 10 रुपए से बढ़ाए हैं। इसके अलावा आज लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पर फोकस रहेगी। मैक्वारी की रिपोर्ट आई है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर पर और उन्होंने 3 कंपनीज पर अपना कवरेज शुरू किया है, SBI लाइफ, HDFC लाइफ और साथ ही यहाँ पे ICICI प्रू पर अपना कवरेज शुरू किया है। उनको सबसे कंपनी जो अच्छी लग रही है वो ICICI प्रूडेंशियल है, वही मान के चल रही है यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए और जो टारगेट से जा रहे हैं वो 415 तक का दे रहे हैं। HDFC लाइफ 400 तक के लेवल्स हैं और न्यूट्रल की रेटिंग वो बता रहे हैं और सबसे कम उनको SBI लाइफ दिख रहा है क्योंकि काफ़ी वैल्यूएशन अब महंगे हो चुके हैं और यहाँ पे जो लक्ष्य सुझा रहे हैं वो 555 का है, लेकिन अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग अभी भी वो मान रहे हैं कि आगे जाके बरकरार रहेंगे। ICICI प्रूडेंशियल पसंद है ज़्यादा, जी एंटरटेनमेंट पर भी ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स काफ़ी पॉजिटिव आई हैं आफ्टर अर्निंग्स।